हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष अधिगम एवं शिक्षण विषय के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और हमारी जो यूनिट चल रही है वो यूनिट है सेकंड यूनिट, यानी दूसरी इकाई के भी हम अंतिम छोर में चल रहे हैं। और हमारा जो उसमें विषय चल रहा था वह है संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया मैंने कई बार बताया है कि किस तरह से हमको ज्ञान होता है, ज्ञान के बारे में जानकारी होती है, किस तरह से हम किसी चीज को हमारे मस्तिष्क में एक फीड कर देते हैं या मस्तिष्क में रख पाते हैं। तो हमने पहले इसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें पहला था पहले संवेदना, फिर अवधान, स्मृति, संप्रत्यय, और इसके बाद में हमने समस्या समाधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले बताया कि इसकी परिभाषा, उसका अर्थ क्या था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है अधिगम में समस्या समाधान की प्रक्रिया। अधिगम कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर विषय है अधिगम एवं शिक्षण, जो कि ये थर्ड पेपर है अपना। और प्रकरण अपना है अधिगम में समस्या समाधान की प्रक्रिया। अधिगम में समस्या समाधान की प्रक्रिया। सबसे पहले तो ये थोड़ी टॉपिक के बारे में हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का क्या मतलब होता है? सीखना। हम कोई भी चीज सीखते हैं, उस सीखने में हमेशा आप ध्यान रखना कहीं ना कहीं समस्या जरूर आती है। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं, जिनमें हमें कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है, कठिन तथ्य होते हैं या कुछ समझने में दिक्कत आती है, तो समस्या कहीं ना कहीं हमको समझने में समस्या आती है। उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। और हमेशा समस्या का जब समाधान निकाला जाता है तो उसके लिए कोई प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। बिना प्रक्रिया के हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाते। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, अधिगम में समस्या समाधान की प्रक्रिया। यानी हम सीखते हैं और सीखने में हमको कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जाता है। और समाधान में जिस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जैसे मान लो किसी बालक के सामने या शिक्षार्थी के सामने कोई समस्या आई, तो सबसे पहले क्या बात आती है? समस्या का चयन या समस्या को समझना। समस्या को समझना। कोई भी समस्या अगर उत्पन्न होती है तो सबसे पहले हम समस्या को जरूर समझते हैं कि ये समस्या क्या है और क्यों उत्पन्न हुई है। समस्या से उत्पन्न होने से एक व्यक्ति के और लोगों को क्यों प्रभावित कर रही है, क्या कठिनाई हो रही है। तो समस्या का चयन पहले किया जाता है कि समस्या क्या है। मान लो किसी बालक को पढ़ने में समस्या आती है, किसी को सीखने में समस्या आती है, किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में समस्या आती है। तो सबसे पहले समस्या का क्या करते हैं? चयन किया जाता है। समस्या को समझना। समस्या क्या है, किस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई है, किस कारण से आगे कठिनाइयां आ रही है। तो समस्या को पहले समझा जाता है। यानी जैसे बालकों को हम अगर कोई कार्य दिए जाते हैं, शिक्षार्थी को कोई कार्य देते हैं
समस्या का सुलझाने के लिए तो छोटे मोटे टॉपिक देते हैं, जैसे नदी प्रदूषित होने का क्या कारण है, वायु प्रदूषित होने का क्या कारण है, फिर और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये समस्या का चयन, उसके बाद में जानकारी संग्रह, जानकारी का संग्रह, जानकारी का संग्रह यानी समस्या से रिलेटेड यानी समस्या से संबंधित जो भी चीजें एक समस्या को प्रभावित कर रही है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करना है। यानी इस सोपान में व्यक्ति समस्या से संबंधित जानकारी का संग्रह करता है। हो सकता है उससे पहले कोई और व्यक्ति उस समस्या को हल कर चुका है, अतः वह अपने समय की बचत करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा संग्रह किए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है। यानी उस समस्या से संबंधित जितनी भी जानकारी है उन जानकारियों को एकत्रित करना। उसके बाद में संभावित समाधानों का निर्माण, तीसरा है समाधानों का निर्माण, समाधानों का निर्माण। अब समस्या हमारे सामने आ गई, समस्या का चयन कर लिया, तो अब उसको सुलझाया कैसे, उसका समाधान कैसे निकाला जाए। इस सोपान में व्यक्ति संग्रह की गई जानकारी की सहायता का समाधान करने के लिए कुछ उपागमों का निर्धारित करता है, कुछ सिद्धांतों का निर्धारित करता है। वह जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतने ही अधिक उत्तम से उत्तम वे उपागम होते हैं। इस सोपान में सृजनात्मक चिंतन प्राय सक्रिय रहता है, यानी चिंतन शक्ति काम में ली जाती है, तर्क शक्ति काम में ली जाती है कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से निकाला जाए। इस सोपान में समस्या समाधान हेतु कार्य किस प्रकार करेंगे इसकी पूरी योजना बना लेते हैं, जिससे कार्य अच्छी तरह से कर सकें। समस्या के वैकल्पिक समाधान हेतु शिक्षक छात्रों से विचार विमर्श करके परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। यानी परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। परिकल्पनाएं 3 प्रकार की होती है। यानी इसमें क्या होता है, परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। परिकल्पनाओं का निर्माण। अब परिकल्पना में 3 प्रकार की होती है, कहते हैं 3 प्रकार। सबसे पहले है सकारात्मक परिकल्पना, दूसरी है नकारात्मक परिकल्पना, तीसरी है शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना यानी सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य 3 प्रकार की परिकल्पना होती है। अब सकारात्मक, इस परिकल्पना की कथन सकारात्मक होता है, जिससे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण से छात्रों को अधिगम गुणवत्ता में वृद्धि होगी। और नकारात्मक, जैसे इस परिकल्पना में कथन नकारात्मक होते हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण से छात्र की अधिगम गुणवत्ता में कमी हो रही है, यानी नेगेटिव। और शून्य परिकल्पना में इसमें अनुसंधान करता है, यह मानकर चलता है कि दोनों चरों में जिसमें संबंध ज्ञात करना है उसमें परस्पर शून्य सहसंबंध है। इसमें अनुसंधान करता है कि पक्षपाती होने का भय रहता है, जैसे निःशुल्क वितरण से छात्र की अधिगम गुणवत्ता में कोई सार्थक अंतर नहीं पड़ता है, यानी ना तो कोई सकारात्मक है और न ही कोई नकारात्मक है, यानी शून्य प्रभाव पड़ रहा है। अब संभावित संसाधनों का समाधानों का परीक्षण चलता है। समाधानों का परीक्षण, बोला आपने जो भी योजनाएं बनाई उसका परीक्षण यानी प्रयोग किया जाए। व्यक्ति इस सोपान में निर्धारित किए गए उपागमों का प्रयोगशाला में या उसके बाद परीक्षण करता है।
उसके अंतर्गत समस्या पर कार्य किया जाता है। यदि हमें नदी को प्रदूषित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है तो हम नदी से जल का नमूना लेंगे, उसमें उपस्थित रसायन, उसके प्रकार, मात्रा आदि के परीक्षण करेंगे तथा संबंधित आंकड़े एकत्रित करेंगे। फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालना। अंत में क्या आएगा? निष्कर्ष निकालना। समस्या पर कार्य करके उससे निष्कर्ष निकालते हैं, उसमें परिकल्पना का सत्यापन करते हैं, यानी जो भी आपने आंकड़े इकट्ठे करके आपने जो प्रयोग किया उस प्रयोग के माध्यम से आप निष्कर्ष निकालोगे कि भाई वास्तव में नदी प्रदूषित किस कारण से हो रही है और क्यों हो रही है। यदि हम नदी के प्रदूषण के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं तो निष्कर्ष में बताएंगे कि नदी के किन कारणों से प्रदूषित हो रही है, प्रदूषण के स्रोत क्या है, उसमें वृद्धि क्यों हो रही है तथा प्रदूषण किस प्रकार कम किया जा सकता है। फिर निष्कर्षों में प्रयोग में लाना सकता है, निष्कर्षों को प्रयोग में लाना, यानी आपने जो निष्कर्ष निकाले है उसको फिर इसका दूसरी जगह प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें प्रयोग में लाते हैं। यदि हमने नदी को प्रदूषित करने के कारणों का अध्ययन किया है तो हम जन सामान्य को बताएंगे कि नदी किन कारणों से प्रदूषित हो रही है और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये थी अपने अधिगम में समस्या का समाधान की प्रक्रिया, जिसमें समस्या को समझना, जानकारी का संग्रह करना, समाधानों का निर्माण, समाधानों का परीक्षण, निष्कर्ष निकालना और निष्कर्षों का प्रयोग में लाना। तो अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।